नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद योगेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह भाग 20 अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और पूर्ण बहुमत, उसका प्रयोग यहाँ पे होगा, इसलिए उस टॉपिक को हम लोग पहले ख़त्म कर दिए। तो आइए आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20। दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में यदि देखा जाए तो एक प्रश्न आता है कि क्या भारतीय संविधान लचीला है या कठोर है। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, और पिछले क्लास में मैं बताया भी था कि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से लचीला है और न ही पूरी तरह से कठोर है। तो आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि लचीला और कठोर से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लचीला से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस देश में संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वह यदि सरल प्रक्रिया है तो उस देश के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। लेकिन जिस देश का संविधान संशोधन करने का जो तरीका या विधि होती है वो यदि कठोर होती है उसे क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान क्या लचीला है या कठोर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से कठोर है और न ही पूरी तरह से लचीला है। यह कुछ जगह पे कठोर का कार्य करता है, कुछ जगह पर लचीला का। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन दोनों का मिला हुआ मिश्रण है। दोस्तों, इस तरह से आप कह सकते हैं कि लचीला और कठोर का सुंदर सम्मिश्रण है। कैसा सुंदर सम्मिश्रण है संविधान संशोधन, न तो कठोर है न लचीला। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय एन गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर दो ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे जिनके द्वारा कहा गया कि संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। और उन्होंने यह भी कहा कि ये आवश्यक परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं समय पे कि संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए भारतीय संविधान में भी संशोधन होना चाहिए, उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। तब प्रश्न यह आया कि संशोधन कैसा होना चाहिए, लचीला हो या कठोर हो। तो जो एन गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इन दोनों लोगों ने कहा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे कठोर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कठोर करनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा एन गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। तो दोस्तों, उन्होंने इसलिए ऐसा कहा ताकि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यदि कठोर रहेगी तो ऐसे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा संविधान में संशोधन नहीं होंगे और कोई भी सरकार मनमानी संशोधन नहीं कर पाएगी। उनका कहने का तर्क ये था। ये प्रथम पक्ष है। लेकिन दोस्तों, संविधान का एक दूसरा भी पक्ष था जो पंडित जवाहरलाल जिसका नेतृत्व कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हो वह लचीली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बातों को रखा गया। तो दोस्तों, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद संविधान सभा ने जो निर्णय लिया वह एक मिश्रित प्रक्रिया को अपनाया। कैसी प्रक्रिया को? मिश्रित प्रक्रिया को अपनाया। वह संविधान को न तो पूरी तरह से लचीला बनाया और न ही पूरी तरह से कठोर बनाया। आइए दोस्तों, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, संविधान सभा में संविधान संशोधन प्रक्रिया। प्रथम पक्ष ये जो है प्रथम पक्ष है, ये जो है द्वितीय पक्ष है। प्रथम पक्ष क्या कौन कौन से थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। इन दोनों ने क्या कहा कि संविधान को कठोर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि जो सरकार हो वो इसमें मनमानी संशोधन न करने पाए। लेकिन दूसरा जो पक्ष था जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे संविधान सभा में, उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवश्यक परिस्थिति में, आपातकाल जैसी परिस्थिति में संविधान संशोधन आसानी से हो जाए। इसलिए उन्होंने इस पक्ष का जिक्र किया। कैसा? कि लचीला होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो संविधान सभा के सभी सदस्य थे उन्होंने सर्वसम्मति से बाद में यह निर्णय लिया कि न तो संविधान को पूरी तरह से कठोर बनाया जाएगा और न ही संविधान को पूरी तरह से लचीला बनाया जाएगा। अतः संविधान सभा ने निर्णय लिया कि संविधान को
मिश्रित प्रक्रिया के रूप में सामने लाया गया। मिश्रित प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन आसानी से हो जाता है। जैसे अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के लिए जो संशोधन होता है वह साधारण बहुमत के आधार पर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संशोधन होते हैं वह एक कठोर प्रक्रिया को दर्शाता है। वह क्या होता है कि बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वह जटिल प्रक्रिया है, जबकि अनुच्छेद 2 व 3 सरल प्रक्रिया है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान में इस तरह से बहुत सारे प्रावधान हैं कि कौन सा संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वह न तो पूरी तरह से कठोर है न पूरी तरह से लचीला है, इन दोनों का सुंदर सम्मिश्रण है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये थी संविधान संशोधन की कुछ ऐतिहासिक बातें जो संविधान सभा में कही गई थी। अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान संशोधन जो है, भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, ये किस देश से प्रभावित है या किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। आप लोग लिख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है वह कहाँ से प्रभावित है या कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, वह दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका से ली गई है। ये थी इसकी कुछ आधारभूत बातें, किसकी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में उल्लेख है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने संविधान संशोधन की आधारभूत बातें की एक तरह से, कि संविधान संशोधन से संबंधित संविधान सभा में क्या क्या बातें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कही गई थी। तो दोस्तों अब आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में क्या लिखा गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो दोस्तों आपको बता दें, अनुच्छेद 368 में ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वह संसद के पास है, वह भारतीय संसद के पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास? पार्लियामेंट या संसद के पास है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। तो दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है। किसमें? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है, जैसा कि यहाँ पे जिक्र लिखा हुआ है, मतलब जिक्र किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जब प्रश्न कभी आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। यदि आप थोड़ा सा भी इधर उधर किए, आपका एकाग्रता जो आपकी है वो भंग हुई, आप तुरंत कन्फ्यूजन हो जाएंगे, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें छूट जाएंगी। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरह से होता है? तो इसका उत्तर है 2। लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितनी तरह से है, कितनी तरह से विधि है? तो 2 है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में जो संविधान संशोधन है वह 3 तरह से होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है उसमें केवल 2 ही तरह के संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है, 2 ही विधि का उल्लेख किया गया है, एक विशेष बहुमत वाली विधि और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन।
ये 2 विधियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक जो तीसरा है साधारण बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 2 व 3 के द्वारा जो होता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। तो दोस्तों आइए अब हम इसको समझते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की केवल 2 विधियों का उल्लेख है। अब आइए इन विधियों को समझते हैं। पहली जो विधि है वह है साधारण बहुमत के आधार पर या सामान्य बहुमत के आधार पर। ये सब बहुमत इसीलिए मैं कल पढ़ा दिया था। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके वे जाकर पिछली वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला साधारण बहुमत के आधार पर, दूसरा जो है विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर, तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल, विधानमंडल का अनुमोदन। तो दोस्तों ये प्रक्रिया समझिए आप अब कि क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब पूछे प्रश्न कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है। तीनों आपके सामने लिखा है। साधारण बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन के साथ। ये 3 तरह की प्रक्रिया है संविधान संशोधन करने की। लेकिन संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पे है? भाग 20 अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। कहाँ पे है? अनुच्छेद 368 में है। तो अनुच्छेद 368 में जो उल्लेख किया गया है, वहाँ पर साधारण बहुमत वाली जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। क्या क्या उल्लेख है? विशेष बहुमत के द्वारा प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। तो आप समझ सकते हैं कि हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में 3 तरह से तो संशोधन होता है। संविधान का संशोधन 3 तरह से होता है, लेकिन जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, उसमें केवल 2 ही शब्द का उल्लेख है। 2 ही शब्द मतलब 2 ही प्रक्रिया का उल्लेख है। ये दूसरी प्रक्रिया और तीसरी, ये दोनों प्रक्रिया, विशेष बहुमत वाली और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, ये 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है अनुच्छेद 368 में। और ये जो पहली प्रक्रिया है साधारण बहुमत के आधार पर, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 2, और आप लोग जानते हैं कि इससे अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के माध्यम से संशोधन होता है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। तो ये जो अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के आधार पर जो संशोधन होता है, वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं आता। ऐसा अनुच्छेद 4 में लिखा है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों ये थी मुख्य बातें। तो अनुच्छेद 368 में क्या लिखा है, आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि ये 2 तरह के, दूसरा और तीसरा, ये दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख है। और प्लस ये लिखा है कि जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि ऊपर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा है क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऐसा आपके स्क्रीन पर ये लिखा है, आपको दिख रहा होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? पहला संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संसद का विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। ये 3 तरह की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 तरह से, लेकिन
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत केवल यही दोनों प्रक्रियाओं का, ये प्रक्रिया और ये प्रक्रिया, इन दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जबकि ये अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया से बाहर है दोस्तों। इसलिए हालांकि ये संविधान संशोधन माना जाता है, लेकिन ये जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से ये बाहर है। अब इसका अर्थ समझिए दोस्तों। एक चीज़ आपको और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हम लोग कभी कभी देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, ये जो काउंटिंग होती है, पहला संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन, ये सब जो काउंटिंग होती है दोस्तों, वह काउंटिंग किस संशोधन की होती है? केवल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन होता है दोस्तों, उसी की काउंटिंग केवल होती है। इसके द्वारा जो संशोधन होता है उसकी काउंटिंग बिल्कुल नहीं होती। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन की जो काउंटिंग होती है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन के द्वारा जो संशोधन होता है वही संशोधन केवल काउंटिंग किया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। जो साधारण बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होता है उसकी काउंटिंग, उसकी गिनती दोस्तों नहीं होती। यह आपके जानकारी के लिए मैं बता दिया। उम्मीद करता हूँ अब संविधान संशोधन की जो 3 प्रक्रियाएं हैं उसमें से जो आधारभूत बातें थी वो आप पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे दोस्तों। आइए, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया हो तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दोस्तों, ये जो संशोधन होता है, संसद का जो साधारण बहुमत के आधार पर जो संशोधन होता है वह अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। और अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 4 में लिखा है। जब हम लोग अनुच्छेद 4 पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैं बताया था। तो आइए अब हम इनको एक एक करके, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो किस संशोधन पर होती हैं, किस संशोधन के द्वारा होती हैं, कौन सी विधि किस पर लागू होती है। तो संविधान में जो जो बातें उल्लेखित हैं, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके एक एक पहलू को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अब हम यह देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या संशोधन किए जाते हैं भारतीय संविधान में। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है ये। कैसी है? सबसे सरल प्रक्रिया है। पहली बात तो ये आप याद रखिएगा, सबसे सरल प्रक्रिया, सबसे सरल प्रक्रिया यही है। कौन सी? साधारण बहुमत के आधार पर। अब इसके द्वारा क्या क्या संशोधन होते हैं देखिए। अनुच्छेद 2 के द्वारा जो संशोधन किया जाता है, अर्थात भारतीय संघ में किसी विदेशी क्षेत्र को, किसी दूसरे क्षेत्र को जो भारत का न हो, भारत के हिस्से में यदि उसे शामिल किया जाता है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है, वह साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। पहली बात यहाँ पर यह हो गई अनुच्छेद 2 के तहत। दूसरी बात देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ राज्य हैं, नए राज्यों का निर्माण करना या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, ये सब संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा समझिए, आप सभी चीज़ों को लिखते चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। तीसरा है नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान अनुच्छेद 11 में किए गए हैं। अनुच्छेद 11 में नागरिकता में संशोधन की जो अधिकार दिया गया है वह संसद के पास है। तो वो जो संसद के पास अधिकार है, जो संशोधन होता है नागरिकता में, वह भी साधारण बहुमत के आधार पर ही किया जाता है। तीसरा है संघ राज्य। उसके बाद चौथा, तीसरा हो गया चौथा देखिए, राज्यों में विधान परिषद का सृजन करना या समापन करना। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 169 के तहत होता है विधान परिषद का गठन करना या समाप्त करना, ये अनुच्छेद 169 के तहत होता है। ये कार्य भी साधारण बहुमत के आधार पर होता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद जो पांचवा क्या होता है, साधारण बहुमत आधार पर संशोधन कैसे होता है?
पांचवा, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन करना अनुच्छेद 239 का के तहत होता है। अनुच्छेद 239 का के तहत ये जो होता है ये भी साधारण बहुमत के आधार पर होता है। उसके बाद छठा जो होता है वह है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्ते जो होते हैं अनुसूची 2 में जो उल्लिखित हैं, वे संशोधन जो होते हैं वे भी साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं। तो छठा भी समझ गए आप लोग। उसके बाद आइए अब सातवां देखते हैं। सातवां, प्रथम अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची आदि में जो संशोधन होते हैं वह साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं। इन सब चीज़ों को आप लिखते चलिए, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, आप लोग लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद उपरोक्त जो अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में बताया उसमें परिवर्तन के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये सभी जो संशोधन होते हैं ये सभी संसद के साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं और ये सभी संशोधन जो होते हैं वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए जाने वाले संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखे जाते। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम दूसरे संशोधन की तरफ चलते हैं। ये तो हुआ साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, कौन कौन सी चीज़ों को संशोधन किया जा सकता है। अब हम ये समझते हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा क्या क्या संशोधन संविधान में किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अगला है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो दोस्तों आपको बता दें कि मूलाधिकार, जैसे भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 से 35 विधिवत रूप में 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब भाग 3 में उल्लेखित हैं। तो दोस्तों इस भाग 3 में मूल अधिकार में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वह विशेष बहुमत के आधार पर होगा। मूल अधिकार में यदि किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह भी किसके आधार पर होगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, पूर्ण बहुमत क्या है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा इसलिए कर लिए थे ताकि यहाँ पे बताना ना पड़े। आप लोग उस वीडियो को यदि देखे हैं, उस क्लास को किए हैं तो आप पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो लोग इस वीडियो में नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ वो जाकर इसके पहले वाले वीडियो को सभी देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों पहली बात कि जब मूलाधिकार में संशोधन करना हो तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाएगा और वह संशोधन जो होगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। दूसरी चीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे कहते हैं आप लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन हो सकता है। तीसरा जो है वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंध रखते हैं, जो वे सभी उपबंध या प्रावधान जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंध रखते हैं उनमें किसी प्रकार का यदि संशोधन करना हो तो वह भी विशेष बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये तीनों तरह के आपको समझ में आ गए होंगे। ये विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन होने वाली चीज़ें थी। आइए अब हम देखते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमोदन। आइए इसको देखते हैं। तीसरा है विशेष बहुमत, ध्यान से पढ़िएगा इसको। पहली बात तो जो विशेष बहुमत है वह होना चाहिए प्लस आधे राज्यों के, मतलब देश में जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों का विधानमंडल जो है उनका साधारण बहुमत के से अनुमोदन होना चाहिए। अर्थात जो विधानमंडल है वह भी क्या करेगा, अनुमोदन करेगा। अब इसको समझिए, मान लो संसद किसी चीज़ पे संशोधन करना चाहती है, ठीक, तो इसका प्रयोग कब होता है, मान लो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमें संशोधन करना है तो संसद क्या करेगी, पहले विशेष बहुमत से संशोधन करेगी, उसके बाद यह राज्य विधानमंडलों के पास जाएगा। राज्य विधानमंडल जो है वे साधारण बहुमत के आधार पर उसका अनुमोदन करेंगे, हाँ या ना में। यदि हाँ में करते हैं तो ठीक है, तो हाँ में जो लोग काउंटिंग करेंगे वे 14 राज्य होने चाहिए। जैसे मान लो 28 राज्य वर्तमान समय में है तो 14 राज्य इसके समर्थन में होने चाहिए कि हाँ ये संशोधन होना चाहिए। कैसा संशोधन,
जो ये संसद चाहती है, जो साधारण बहुमत के आधार पर की है, अब प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए, तो 14 राज्य और उसको अनुमोदन करेंगे कि हाँ होना चाहिए। यदि 14 राज्य अनुमोदन नहीं करते तो वह विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाएगा और संशोधन नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे संविधान में प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। पहला क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के जो विधानमंडल हैं, लगभग 14 राज्य जो हैं, उनके विधानमंडल के साधारण बहुमत से उनका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का अभी तक निर्वाचन था, अब निर्वाचन प्रक्रिया में यदि अनुच्छेद ये 54 है, ये 55 है, इन दोनों में कोई किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो इस प्रकार से संशोधन होगा। उसके बाद तीसरा क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में संशोधन करना हो। उसके बाद चौथा क्या है? राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है उसमें यदि संशोधन करना हो। उसके बाद ये चौथा हो गया। पांचवा क्या होगा? पांचवा संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 241 के तहत होती है, उसमें यदि किसी प्रकार का संशोधन करना हो। उसके बाद छठवां देखिए आप लोग, छठवां क्या होगा? संघ की न्यायपालिका भाग 5 में है, अध्याय 4 में, तो उसमें यदि किसी प्रकार का संशोधन करना हो। सातवां क्या है? आप देखिए, राज्य के लिए उच्च न्यायालय भाग 6 अध्याय 5 में इसका उल्लेख है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना हो। उसके बाद आठवां देखिए, संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध है, भाग 11 अध्याय 1, इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना हो। उसके बाद नौवां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सभी सूचियों में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत का अनुमोदन होना आवश्यक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, अनुसूची 4, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व दिया गया है अनुसूची 4 में, उसमें संशोधन करना हो तो भी इसी प्रकार से संशोधन होगा। उसके बाद स्वयं अनुच्छेद 368, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों समझिए। अनुच्छेद 368 स्वयं में जो है, अनुच्छेद 368 इसी के तहत तो ये सब संशोधन होते हैं। यदि अनुच्छेद 368 स्वयं में, अर्थात इसी अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हुआ तो भी इसी आधार पर होगा। कैसे? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत के आधार पर अनुमोदन होना आवश्यक है। तो इसी के तहत क्या होगा? अनुच्छेद 368 स्वयं संशोधित होगा। स्वयं संशोधित से तात्पर्य है अनुच्छेद 368। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो सभी संशोधन होते हैं वे किसके द्वारा होते हैं? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमोदन के आधार पर होते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो संशोधन के प्रकार हैं कि कौन सी प्रक्रिया, कौन से प्रावधान किस प्रकार से संशोधन होते हैं, कौन साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं, कौन विशेष बहुमत से संशोधन होते हैं, कौन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमोदन के आधार पर संशोधन होते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में मैंने बताया और कौन कैसे संशोधन होते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया। दोस्तों अभी तक आपको बता दें कि अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 कौन? अनुच्छेद 368, इसमें कुल 3 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? 3 बार संशोधन हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, 3 बार संशोधन हुआ है। अब ये 3 बार कौन कौन सा हुआ है इसको भी आप लोग देखिए। पहला जो हुआ था 7वां संविधान संशोधन, दूसरा जो हुआ था 24वां संविधान संशोधन, तीसरा जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन। आपको बता दें 7वां जो हुआ था 1956 में हुआ था, 24वां जो हुआ था ये 1971 में हुआ था और 42वां जो हुआ था सभी लोग जानते हैं 1976 में हुआ था। तो दोस्तों अनुच्छेद 368 स्वयं अब इसी आधार पर संशोधित होता है। किसके आधार पर? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमोदन होता है। इसी आधार पर स्वयं अनुच्छेद 368 संशोधित होता है। अभी तक अनुच्छेद 368 में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 3 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? 3 बार, 3 बार संशोधन हुआ है।
और कौन कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971 और 42वां संविधान संशोधन 1976 आप सभी लोग जानते हैं। तो ये 3 बार इसमें संशोधन हुआ है अनुच्छेद 368 में। तो दोस्तों आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अभी भी संविधान संशोधन के कुछ और पहलू हैं जिन्हें जानना आवश्यक है, उसे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और यदि किसी भी क्लास से संबंधित आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जाकर दुर्गेश सर सर्च करेंगे तो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश वाला चैनल मिल जाएगा। आप उसमें जाकर वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार धैर्यपूर्वक बने रहिए। यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों का मैं कमेंट हमेशा पढ़ता रहता हूँ। आपके जो कमेंट होते हैं वे सभी पॉजिटिव कमेंट होते हैं, वही पॉजिटिव कमेंट हमें एनर्जी देती है, हमें ऊर्जा देती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि कल हम आप सभी लोग की संख्या जो होगी आज से बेहतर होगी। कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में आएँ और इस क्लास का लुत्फ़ उठाएँ। चलिए इसी के साथ आज की क्लास संपन्न होती है और मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, और कल मिलते हैं 11:30 बजे। आप लोग इसी प्रकार से संविधान को पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत।